शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ देखने वाले हैं। नाद प्रभु कैंप गोड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा। इसका इसका अनावरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो इसको आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने किया है। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें साफ तौर पर सब कुछ बयां कर रही है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये संदेश देने की कोशिश की गई है, विचार यहां से साझा किए गए हैं। और ये जो तस्वीर है वो काफी अहम है। 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का ये अनावरण किया गया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। विकास की तमाम सौगातें यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही साथ संस्कृति और धरोहर जो देश की रही है उसको भी किस तरह से संजोने का जो काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे किया है। तो प्रधानमंत्री ने नाथ प्रभु कैंप गौड़ा की 108 फीट की ये कांस्य प्रतिमा है जिसका इन्होंने अनावरण किया है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इसका नाम दिया गया है। काफी बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई है और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण है। लगातार इस दौरे से जुड़ी तमाम जो बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ साझा कर रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि कैसे प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे उसके बाद लगातार जो उनके कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं उसमें प्रधानमंत्री किस तरह से शिरकत कर रहे हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, संस्कृति को समेटे हुए है और काफी कुछ यहाँ से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और इस दौरे को लेकर दक्षिण भारत को जिस तरह से लगातार देखा गया है कि दक्षिण भारत में भी जिस तरह की संस्कृति हमेशा से नजर आई है उस संस्कृति को और कितना महान संस्कृति है और उसको और किस तरह से लोगों के बीच पहुंचाया जा सकता है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर को बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री ने इस प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाए, पवित्र जल चढ़ाया और एक पौधा भी लगाया था। ये मूर्ति बेंगलुरु के विकास में बेंगलुरु शहर के संस्थापक नाड प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदानों को याद करने के लिए बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से प्रसिद्धि हासिल करने वाले राम वी सुतार द्वारा संकल्पित और गढ़ी गई। इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है राम वी सुतार और यही राम वो सितार हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया था। इस मूर्ति के निर्माण में 98 टन कांसा लगा है और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है। एक बात यहाँ पर और बताई जाती है, देखिए, इस प्रतिमा की सबसे खास बात यह है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा इसे किसी शहर के फाउंडर की पहली और सबसे ऊंची कांसे की प्रतिमा का खिताब दिया गया है। अब चूंकि इस शहर के संस्थापक कौन रहे थे? केम्पेगौड़ा, उन्हीं के ये मूर्ति है। इसलिए यदि हम संस्थापकों के हिसाब से देखें तो ये विश्व भर में सबसे ज़्यादा हाइट वाली मूर्ति है। केम्पेगौड़ा कौन थे? नाद प्रभु केम्पेगौड़ा को विजयनगर साम्राज्य के मुखिया के रूप में हम याद करते हैं। केम्पेगौड़ा को 16वीं शताब्दी में बेंगलुरु के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। इतिहास के पन्ने यदि देखें तो हम ये पाएंगे कि उन्हें अपने समय के सबसे प्रसिद्ध और शिक्षित शासक के रूप में जाना जाता था। सूत्रों से ये पता चला है कि मोरासू गौड़ा राजवंश के वंशज केम्पेगौड़ा ने बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटी का प्रदर्शन किया था। जब वे एवरुकंदपुरा एंगोंडापुरा हेसरघट्टा के पास एक गांव के गुरुकुल में पढ़ते थे, वे अपने पिता के बाद 1513 में मुखिया बने थे। सामाजिक कार्य की बात करें, केम्पेगौड़ा ने अपने शासन में कई सारे सामाजिक काम भी करे। उन्होंने मोरासू गौड़ा के लोगों के बंदी देवारू के दौरान अविवाहित महिलाओं की अंतिम 2 अंगुलियों को काटने की प्रथा पर रोक लगाया था। पहला काम इनका ये था। कन्नड़ समुदाय से ताल्लुक़ रखने के बाद भी उन्हें कई अन्य भाषाओं का भी ज्ञान था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने केम्पेगौड़ा का साथ कभी नहीं छोड़ा था। तो उनके पड़ोसी द्वारा किए गए शिकायत के कारण उन्हें अपने जीवन के 5 साल जेल में बिताने पड़े थे। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद उनके शासन पर कोई असर नहीं पड़ा था। तो बेंगलुरु कैसे बना था? कहा जाता है कि केम्पेगौड़ा को शहर बनाने का विचार शिवना समुद्र की ओर शिकार अभियान के दौरान आया था। केम्पेगौड़ा की प्रारंभिक योजना क्या थी? शहर में एक किला होना चाहिए, छावनी, टैंक, मंदिर। विजयनगर के शासक अच्युत राय से आज्ञा लेने के बाद उन्होंने बेंगलुरु के किले का निर्माण किया और अपनी राजधानी येलाहंका से बंगलुरु पीठ में स्थानांतरित कर दिया था। 56 साल तक शासन चला इनका। 1569 में इसकी डेथ हो गई थी।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री से ही संबंधित। प्रधानमंत्री ने बंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और भारत भारत गौरव काशी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो सरकार चाहती है कि हमारा जो रेलवे सिस्टम है उसमें सुधार हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम नई नई रेलों को चलाएं, ज़्यादा स्पीड में लोग सफ़र कर सकें और इस सफ़र से सरकार की आमदनी भी हो, क्योंकि सरकार नई नई ट्रेनें चला ज़रूर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से देखा जाए तो इनका किराया काफ़ी हाई है। किराया ज़्यादा है, इसका मतलब ये है आपको सुविधाएं तो बेहतर मिलेंगी ही, इसके साथ साथ में आपको पैसे भी ज़्यादा पेड करने पड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को रवाना किया है, हरी झंडी दिखाई है। तो ये देश की 5वें नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बन गई है और दक्षिण भारत में इस तरह की पहली ट्रेन है। ये चेन्नई के औद्योगिक केंद्र, बंगलुरु के टेक और स्टार्टअप हब और प्रसिद्ध पर्यटन शहर मैसूर के बीच संपर्क को बढ़ाने वाली है। तो चेन्नई के औद्योगिक केंद्र, बेंगलुरु के टेक और स्टार्टअप हब और प्रसिद्ध पर्यटन शहर मैसूरू के बीच में संपर्क को बढ़ाने वाली है। इनके बीच में इसको चलाया जाएगा, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री प्लेटफॉर्म संख्या 8 के फ्लैग ऑफ क्षेत्र में पहुंचे और भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। अब ये ट्रेन क्या है? कर्नाटक ऐसा पहला राज्य है जिसने भारत गौरव योजना के अंतर्गत इस ट्रेन को शुरू किया है, जिसमें कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कर्नाटक से तीर्थयात्री को काशी भेजेंगे, इसीलिए इस ट्रेन को चलाया गया है। इन तीर्थयात्रियों को काशी, अयोध्या और प्रयागराज जाने के लिए आरामदायक प्रवास और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, इसीलिए ये ट्रेन को चालू किया गया है। थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड देख लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 कई बेहतरीन और विमान यात्रा जैसे अनुभव प्रदान हमको करती है। उन्नत और अत्याधुनिक सुविधा यहाँ पर है, जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच शामिल है। मतलब कि एक्सीडेंट से रोकने के लिए इसमें कवच सिस्टम लगाया गया है। वंदे भारत 2.0 ज़्यादा उन्नत और बेहतर सुविधाओं को आपको प्रोवाइड करेगा, जैसे कि 0 से लेकर के 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति केवल 52 सेकंड में ही ये हासिल कर लेती है और मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी निर्धारित की गई। 430 टन के पिछले संस्करण की तुलना में और बेहतर हुई वंदे भारत एक्सप्रेस का वजन हो गया है 392 टन, मतलब वजन हमने इसको और भी कम कर दिए, हल्का कर दिए हैं। इसमें आपको वाईफाई मिल जाएगा। पिछले संस्करण में जहां 24 इंच की स्क्रीन थी, आज के टाइम में नई ट्रेन के हर डिब्बा में आपको 32 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है। स्क्रीन का साइज बढ़ा दिया गया, जो यात्री सूचना और इंफोटेनमेंट प्रदान करेगी। ठीक है, बताते रहेगी कौन सा स्टेशन आ गया है, अब कौन सा स्टेशन आने वाला है। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस पर्यावरण अनुकूलन भी रहेगी, क्योंकि इसके एसी 15% ज़्यादा ऊर्जा कुशल होंगे। 15% इनमें कम बिजली की खपत होने वाली है। इसके अलावा ट्रैक्शन मोटर की धूल रहित स्वच्छ एयर कूलिंग से यात्रा ज़्यादा आरामदायक हो जाएगी। पहले केवल एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों को ही साइड रिक्लाइनर सीट की सुविधा दी जाती थी, जो इस ट्रेन में सभी श्रेणियों के लिए अब उपलब्ध करा दी गई है। एग्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री घूमने वाली सीटों को अतिरिक्त व्यवस्था मिलेगी। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस के नए डिजाइन में हवा साफ करने के लिए रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट RMPU में एक फोटो कैटेलिक अल्ट्रा वायलेट वायु शोधन प्रणाली भी लगाई गई है। इसके अलावा सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, CSIO, चंडीगढ़ के सुझाव के हिसाब से इस सिस्टम को डिजाइन और RMPU के दोनों सिरों पर स्थापित किया गया है, ताकि ताज़ी हवा और वापसी की हवा में से आ रहे कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस आदि हवा से फिल्टर और साफ कर सकें।
इसके अलावा यदि हम बात करें भारत गौरव रेलगाड़ियों की, तो भारतीय रेलवे ने नवंबर 2021 के महीने में थीम आधारित भारत गौरव ट्रेनों का संचालन चालू किया था। इस थीम का उद्देश्य था भारत गौरव ट्रेनों के माध्यम से भारत और दुनिया के लोगों के लिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शानदार ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करना है। तो सरकार जो है थीम पर आधारित ट्रेन चला रही है, जिससे वो बता सके कि भारत में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य है भारत की विशाल पर्यटन क्षमता को दोहन करना है। थीम आधारित ट्रेनों को चलाने में पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों की मुख्य ताकत का लाभ उठाना है। इसके बाद सीधे हम देख लेते हैं द हिंदू की प्रमुख खबरों को। तो जो पहली खबर आई है वो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के रिलेशन को बताती है। हमेशा से ही सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में टक्कर चलते रहती है। ठीक है, सरकार हमेशा चाहती है कि हम फ्री होकर के काम करें, नियम कानून जाए साइड में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं होने देती है। सुप्रीम कोर्ट उनको बताती है कि आपको किस रास्ते से चलना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे के दिन केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करी है, बहुत फटकार लगाई है। ठीक है, केंद्र सरकार को लैम्बेस्टेड, लैम्बेस्टेड मतलब होता है आलोचना करना। द सेंटर फॉर विथ होल्डिंग नेम्स, केंद्र ने क्या काम करा, उन नामों को रोक लिया, नहीं अभी हम नहीं, इनको नहीं पोस्ट नहीं देते। इनको रिकमेंडेड किया गया था, रिट्रिएटेड किया गया था, दोहराया गया था, किसके द्वारा, कोलेजियम सिस्टम के द्वारा फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमने ये दो नाम आपको दिए हैं, आपने इनको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दिया, इनके अपॉइंटमेंट आप क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है। इवन सेइंग दैट द गवर्नमेंट इज यूजिंग साइलेंस एंड इनएक्शन, सरकार क्या है, साइलेंस है और कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। as some sort of a device to force worthy candidates and prominent lawyer to withdraw their consent। अब ऐसे में सरकार क्या काम कर सकती है, सरकार को लग रहा है कि कौन अच्छे हो सकते हैं, सरकार अपने क्या हिसाब से अपॉइंटमेंट दे दे सकती है, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं तमिलनाडु से। सेल्फ सुफिशिएंट बनना चाहता है पावर के सेक्टर में तमिलनाडु 2030 आते आते तक। तमिलनाडु विल बिकम सेल्फ सुफिशिएंट इन पावर जनरेशन बाय 2030 थैंक्स टू द स्टेप्स टेकन बाय द तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन टेंगेडको। चीफ मिनिस्टर के स्टालिन ने ऐसा कहा है। इसका मतलब सेल्फ रिलायंट बन जाएगा का मतलब ऐसा है कि तमिलनाडु इतनी बिजली पैदा कर लेगा कि वो अपने राज्य के जितने भी लोग हैं उनको बिजली प्रोवाइड कर सके, बाहर से किसी राज्य से बिजली खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो निभा रही है वो कौन सी कंपनी है, वो है तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन, शॉर्टकट में कहें तो टेंगेडको। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के स्टालिन। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है, रेमिशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिहार। एक पॉइंट पर किसी दंड या फिर सज़ा की पूर्ण रूप से समाप्ति है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया यदि आपको उम्र कैद हुई थी, आपने 25 साल जेल में काट लिए, इसके बाद आपकी यदि सुप्रीम कोर्ट क्या काम कर दे, सज़ा को समाप्त कर दे, तो उसको हम रेमिशन कहेंगे। फरलॉफ और पेरोल, परिहार फरलो और पैरोल दोनों से इस मायने में अलग होती है कि ये जेल जीवन से विराम के विपरीत सजा में कमी है। क्या कहा जा रहा है, जेल की जो आपकी लाइफ है उससे आपको आराम नहीं मिलेगा, बल्कि सजा में कमी है, उसके विपरीत है। परिहार में दंड की प्रकृति अछूती रहती है जबकि अवधि कम हो जाती, मतलब शेष दंड को पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम गुजरात स्टेट की बात करें तो गुजरात राज्य ने 9 जुलाई 1992 को छूट नीति तैयार करी थी। इसके अंतर्गत समय से पहले रिहाई के लिए कैदी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। 20 साल से ज़्यादा उम्र कैद वाले या फिर सजा याफ्ता कैदी अपनी रिहाई सजा काट चुका है, ठीक है,
यदि उसने सज़ा काट चुका है तो वो समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन कर सकता है। उसके आवेदन पर सरकार विचार करती है, आचरण और जांच रिपोर्ट के बाद उसको रिहा कर दिया जाता है। तो यही एग्जाम्पल राजीव गांधी के जो हत्यारे लोग थे उनसे संबंधित है। अब वहाँ की राज्य सरकार ने क्या काम करा, वो कह रही है राज्यपाल को, तो राज्यपाल को उस ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल का काम है कि हम जो है मंत्रिपरिषद की एड एंड एडवाइस से काम करेंगे। इसके बाद हम न्यूज़ को देख लेते हैं। तो एक बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस बी आर गवई, बी वी नागरत्ना, इन्होंने ये नोट डाउन किया है कि तमिलनाडु कैबिनेट ने रिकमेंड किया था उनकी प्री मेच्योर रिलीज़ को। समय से पहले ही सरकार चाहती थी कि इनको रिलीज़ कर दिया जाए। ठीक है, रिकमेंडेशन किसको दी गई थी, गवर्नर को, सितंबर 2018 में। लेकिन गवर्नर ने क्या काम करा, एक्शन नहीं लिया, बल्कि ये जो फाइल थी इसको केंद्र सरकार के पास भेज दिया था। द गवर्नर वॉज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। गवर्नर को एडवाइस मानना ही पड़ेगा कैबिनेट की, इन केसेस ऑफ मर्डर एज देयर कन्विक्शन अंडर द नाउ लैप्स्ड टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट वाज सेट असाइड बाय द टॉप कोर्ट। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पंजाब राज्य से। पंजाब क्या काम करेगा पराली जलाने को रोकने के लिए, पराली का वो बनाएगा भूसा और भूसा की सप्लाई कर देगा केरला को। तो इससे पंजाब के किसानों की इनकम भी होगी और जो पराली जलाने की समस्या है उससे भी निजात पाया जा सकेगा। पंजाब हैज़ एग्रीड टू सप्लाई पैडी स्ट्रॉ। पंजाब ने एग्री कर लिया है कि हम सप्लाई करेंगे धान के स्ट्रॉ को, धान की पराली को केरला राज्य हम पहुंचाना चाहते हैं फॉर यूज़ एज फोडर फॉर लाइव स्टॉक। वहाँ के जो लाइव स्टॉक हैं, पशु हैं, उनके लिए चारा की उपलब्धता के लिए सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। एज द डेयरी सेक्टर इन द साउदर्न स्टेट फेसेस एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ग्रीन फोडर एंड है, क्योंकि साउथ के जो राज्य हैं ज़्यादातर आप देखोगे तो उनको हरा घास नहीं मिल पा रहा है। इसी के चलते चलते ऐसा कदम उठाया गया है। यहाँ पर हे वर्ड आया, हे का मतलब होता है सूखी घास। दोनों स्टेट एग्री हो गए हैं कि हम जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे पैडी एस्ट्रा केरला को यूजिंग द सेंटर्स किसान रेल स्कीम। इसके अंतर्गत किसान रेल स्कीम का फ़ायदा उठाया जाएगा। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री चिंचू रानी का कहना है। ये जो इनिशिएटिव है इसको देखा जा रहा है एज ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ स्टेट। जबकि जो केरला है इसकी जो खाद्य की कमी है, मतलब भोजन की जो कमी है, पशुओं के आहार की कमी है, वो पूरी हो जाएगी। इट विल हेल्प पंजाब डील विद एक्सेस पैडी एक्स्ट्रा विच कंट्रीब्यूट टू द स्टेबल बर्निंग एंड एयर पॉल्यूशन। डेयरी सेक्टर की बात करें, केरला में सेकंड है ओनली टू पंजाब इन मिल्क प्रोडक्शन। पहले नंबर पर कौन आ जाता है, पंजाब, फिर आ जाता है आपका केरला। इज ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू लाख्स ऑफ फार्मर, हाउएवर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी कैटल फीड एंड द रिलेटिविटी हाई प्राइसेस आर मेजर प्रॉब्लम।